वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो में जो है हम एपीमर के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में जो है हमने मोनोसेक्राइड्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। तो एपीमर्स जब आप देखते हैं, एपीमर्स जनरली आप डेफिनेशन को देखें तो टू शुगर्स डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन एट ए सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एसिमेट्रिक कार्बन पर जो है कन्फिग्रेशन वो डिफरेंट होगा और दो शुगर को हम कंपेयर करेंगे। और जो ये कार्बन है आपका C1 नहीं होना चाहिए। अगर C1 होगा तो हम उसे जो है एनोमर कह देते हैं। तो यहाँ पर हम एपीमर्स की बात कर रहे हैं कि आपके पास दो शुगर मॉलिक्यूल हैं। तो एक कोई कार्बन है, जैसे ये यहाँ पर एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अगर हम नंबरिंग करें तो इस तरीके से आपकी ये नंबरिंग होगी। तो कोई एक एसिमेट्रिक कार्बन, जैसे ये भी एक एसिमेट्रिक कार्बन है जहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। तो किसी भी एक कार्बन पर जो है हम कन्फिग्रेशन चेक कर सकते हैं। कन्फिग्रेशन HOH यानी जो भी है हम चेक करेंगे। तो ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो डी ग्लूकोज के से आपका डी से आपको क्या समझ में आया कि जो सेकेंड लास्ट OH है वो आपका राइट हैंड साइड है। एक तो ये हो गया। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में आपको ये बात याद रखनी है कि आपका जो थर्ड कार्बन पर जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। सिर्फ आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में आपको इतना ही याद रखना होता है। अब क्वेश्चन जो आता है वो एपीमर की डेफिनेशन से कम आता है और इसके एग्जाम्पल से ज़्यादा आता है। और दो एग्जाम्पल्स हम मेनली लेके चलते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये डी ग्लूकोज का है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप C2 के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर आपका OH का कन्फिग्रेशन अलग है। तो इसको आप इस C2 पर तो क्या कहेंगे इसे, तो एट C2 ग्लूकोज एंड मैनोज जो है वो क्या है, एपीमर है। या फिर आप इसलिए इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैनोज इज एपीमर ऑफ ग्लूकोज एट C2। तो ये है। एक बार आपने 3 से ऊपर देख लिया, एक बार आप 3 से नीचे देखेंगे तो वो C4 हो जाएगा। तो C4 पे क्या है, वो ग्लैक्टोज है। अगर OH ग्रुप आपका जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो वो आपका ग्लैक्टोज कहलाएगा। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज एपीमर कहाँ है, आपके C4 पे है। अगर आप कंपैरिजन करें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर का और मैनोज की स्ट्रक्चर का तो आप देखेंगे सब सेम है, सिर्फ यहीं पर चेंज है। ये आपका ग्लूकोज में था, यहाँ पे था सिर्फ, तो यहाँ पर आपका चेंज है। इसी तरीके से आप ग्लैक्टोज में देखेंगे तो ये आपका ग्लूकोज में भी था और ये सिर्फ आपका C4 पर चेंज है। तो ये दो एग्जाम्पल है। और ये अभी जो गेट का रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो आपका 2022 का क्वेश्चन हुआ है। और जो पिछले लेक्चर में जो हमने मोनोसेक्राइड किया है उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन आपका पॉलीसेक्राइड से था जो हम आगे कवर करेंगे। तो आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चंस जो हैं आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। अब इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि जो मैनोज और ग्लूकोज हैं वो एपीमर कहाँ है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज किस कार्बन पर एपीमर है। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो ये मेंशन किया था C1 नहीं होना चाहिए, और ये एनोमर क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। और एनोमर को आपको समझने में आसानी हो इसलिए आपको हेमीकीटल और हेमी एसिटल ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ जानी चाहिए। तो जो भी आपके मोनोसेक्राइड है जो कि आपके 5, 6, 7, 8 या इससे ज़्यादा कार्बन कंटेन करते हैं तो वो ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हेमी एसिटल और हेमीकीटल। और ये बनती कैसी है स्ट्रक्चर, जैसे आपने यहाँ पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा तो ये आपस में जो C1 कार्बन पर ये क्या आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और आपका क्या बना देता है, हेमी एसिटल बना देता है। तो ये जो है आपको हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ये कहलाती है। अगर यहाँ पर आपका फ्रक्टोज होता है तो फ्रक्टोज में आपका यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर आप C2 जो यानी डबल बॉन्ड हो जो कीटोन ग्रुप है वो किसी के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता। तो हम उसी को देखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोनोसैकेराइड्स हैव 5, 6, 7 और मोर कार्बन आर ट्रीटेड इन विद एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, और ये होती है आपकी इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट से।
तो ये जो अल्कोहल ग्रुप है, जो हम यहाँ पर ये डिफरेंट देख रहे हैं, OH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये जो है आपका एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड किस में होगा? आपका ग्लूकोज में होगा। और ये जो कीटोन है, और ये कीटोन किस में होगा? आपका फ्रक्टोज में होगा। ये आपका C1 कार्बन पर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोन ग्रुप आपका C2 कार्बन पे होता है। तो आप ये देखेंगे ये हेमी एसिटल, सिर्फ यहाँ पर ये जो है एडिशन होता है O का, OR2, इस तरीके से आपका हेमी एसिटल और हेमी कीटल ये दोनों ही आपकी सेम है। यहाँ पर जो आपका ग्रुप था, जैसे यहाँ पर R3 था तो यहाँ पर R3 आ जाता है, यहाँ पर इसके साथ H था, वो H यही है। तो आप सिंपल एडिशन है हेमी एसिटल और हेमी कीटल का। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि ग्लूकोज है तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है? आपकी हेमी एसिटल बनाता है। और किसके बीच में बनता है? 1 और 5 के बीच में। जो 1 पर क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और C5 पर जो OH है उसके बीच में जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है वो होता है, और इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर मिलती है। तो C1 और C5, और ये क्वेश्चन आपसे पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है। और जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है ग्लूकोज की, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग जो आपकी पायरानोज है या पायरन है उस तरीके से दिखाई देती है जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। इसलिए हम इसको ग्लूकोज को जो है पायरानोज रिंग के नाम से भी जानते हैं। जो आपका पायरानोज आपका इस तरीके से भी आप लिखते हैं डी ग्लूकोपायरानोज। अगर आप सिस्टमिक नेम लिखने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से आप लिखते हैं 6 ग्लूकोपायरानोज या डी ग्लूकोपायरानोज, आप इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका पायरन रिंग है, इसलिए हम कहते हैं कि ग्लूकोज जो है पायरानोज या पायरन रिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंटेन करता है। ये आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो इनके बीच में जो है आपका यहाँ पर ये जो है आपका रिएक्शन होगा C1 और C5। तो ग्लूकोज में सिर्फ आपका हेमी एसिटल जो है स्ट्रक्चर बनता है। वहीं जब आप कीटोन की बात करते हैं तो वहां पर आपका हेमी एसिटल और आपका हेमी कीटल दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। कीटोन मीन्स आपका फ्रक्टोज, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने पायरानोज का स्ट्रक्चर देखा। तो अब हमारे पास जो है स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, हालांकि जो है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनता है लेकिन वो बहुत कम बनता है, 1% के करीब बनता है। तो अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो 99% जो फॉर्म है वो वहां पर पायरानोज फॉर्म होती है। 1% फॉर्म जो आपकी फ्यूरानोज होती है, ये अभी आपको जो है हेमी कीटल में पता लग जाएगा। और आपका कुछ 0.25% जो है वो ओपन चेन में रहता है, यानी जिस फॉर्म में आपने डाला था। तो ये आपको याद रखना है कि आपका पायरानोज फॉर्म जो है 99% तक आपका डोमिनेट करता है। नेक्स्ट अगर आप फ्रक्टोज में देखें तो फ्रक्टोज में आपका दोनों आपकी स्ट्रक्चर बनती है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल। तो यहाँ पर C2 पर कीटोन ग्रुप है तो C2 इन्वॉल्व होगा, ये आपका C5 के साथ भी रिएक्ट करता है और C6 के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है आपको स्ट्रक्चर मिलती है हेमी एसिटल, और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिलती है हेमी कीटल। और जो हेमी कीटल यहाँ पर हम देख रहे थे 6 मेंबर्ड रिंग आपका पायरानोज की तरह बन रहा था, और यहाँ पर जो है 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरानोज या फिर आप फ्यूरान जिसे बोलते हैं उस तरीके से बनेगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डी फ्रक्टो पायरानोज, सॉरी फ्यूरानोज, और ये डी फ्रक्टो पायरानोज, ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है। जनरली हम इस तरीके से इसे बना देते हैं एक हाउस टाइप सा, और ये आपकी 6 मेंबर्ड जो है ये रिंग है। तो पायरानोज और फ्यूरानोज जो है आपकी दोनों ही जो है स्ट्रक्चर्स इसमें बनती है, और ये इसका सिस्टमिक नेमिंग किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो अल्फा देख रहे हैं आप, चाहे यहाँ पर आप ये अल्फा प्लस बीटा देख रहे हैं, ये क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो ये आपको पता लग गया होगा कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल स्ट्रक्चर जो है वो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, जब वो अपने ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करते हैं तब आपके पास हेमी एसिटल और हेमी कीटल स्ट्रक्चर जो आती है, और वो आपका किस से बिलोंग करती है? फ्यूरानोज या फ्यूरान या फिर आपका पायरन या पायरानोज से। अब एनोमर की अगर हम बात करें तो एनोमर आपका कुछ नहीं है, जो आपका C1 कार्बन पर C1 अगर हम बात करें किसकी,
ग्लूकोज की, जहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हमने ये C1 ही क्यों चुना, या अगर हमने फ्रक्टोज की बात करें तो C2 क्यों चुना, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में जो है हम यहाँ पर OH की पोजीशन को देखते हैं। तो अगर यहाँ पर आप इस तरीके से OH को देख रहे हैं तो ये आपका जो केस है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका ग्लूकोज का केस है, डी ग्लूकोज का। तो यहाँ पर OS देखेंगे वो आपका इस साइड प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, और ये लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है। तो इसको हम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बोलते हैं। अगर अल्फा है तो आपका OH कहाँ प्रेजेंट होगा, बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा। अगर बीटा है तो वो अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एक दो बार कि अगर अल्फा डी ग्लूकोज है तो इसका मतलब क्या है, आप कैसे बताएंगे। तो अल्फा का मतलब है कि जो आपका OH ग्रुप है एट C1 पे वो आपका कहाँ प्रेजेंट है, वो आपका बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। और अगर आपसे बीटा ग्लूकोज पूछा जाता है तो बीटा का मतलब है कि जो OH ग्रुप है C1 पर वो आपका अबव द प्लेन प्रेजेंट है। तो अगर हम ग्लूकोज में देखें तो हम C1 पर देखते हैं, यानी जो एल्डिहाइड वाले हमारे मोनोसेक्राइड है। अगर हम जो कीटोन ग्रुप वाले हैं तो उस केस में जो ये एनोमर्स का आपका जो केस है वो आपका एट C2 बनता है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। तो आप इस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर अगर इन दोनों में से पूछा जाए कि आपसे अल्फा ज़्यादा स्टेबल है बीटा, तो आपका आंसर होगा जो आपका बीटा है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि अल्फा में देखेंगे यहाँ पर दो OH ग्रुप आपके बहुत पास पास प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और स्टीरिक हिंड्रेंस भी एक जो है आपका रीज़न है जिसकी वजह से ये कम स्टेबल है। और जो आपका बीटा फॉर्म है वो आपकी ज़्यादा स्टेबल है। तो मोस्टली आप देखेंगे तो वो आपको बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही जो है वो मिलेगा। तो ये आपका देखेंगे तो बीटा ग्लूकोज का जो टेम्परेचर है वो आपका 150 डिग्री के अराउंड होता है। और एक्वस जो आप सोल्यूशन, जैसे हमने यहाँ पर पायरानोज को देखा था जो आपका वाटर में, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा को इस तरीके से दिखाया हुआ था कि आपका पायरानोज फॉर्म है या फ्यूरान। लेकिन अगर हम बीटा के रिस्पेक्ट में और अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करें तो बीटा आपका 63% जो है प्रेजेंट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और 36% जो है आपका वो आपका अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जो आपका एनोमर कार्बन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनोमर कार्बन कहाँ होता है, आपका C1 पर होता है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं म्यूटा रोटेशन की। तो ये आपका सिंपल ही है, हम एक सीरीज में ही चल रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने पहले एपीमर को समझा कि आपका C1 कार्बन को छोड़कर अगर हम किसी और कार्बन पर कन्फिग्रेशन देख रहे हैं दो शुगर्स की, तो वो आपका एपीमर है। फिर हमने हेमी एसिटल और हेमी कीटल को समझा कि फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड और वो कीटोन हो, वो अपने OH के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हैं और आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी पायरानोज या फ्यूरानोज थी। और उसके बाद हमने एनोमर्स को देखा, एनोमर्स में अल्फा और बीटा फॉर्म को देखा। अब ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म है, इसी से आपका जो एनोमर हमने समझा है उसी से आपका म्यूटा रोटेशन आएगा। तो एक सीरीज में चलते जा रहे हैं हम ताकि आपको समझ में आता रहे। म्यूटा रोटेशन एक डिग्री में ही होता है। जैसे आपने एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया या ग्लूकोज लिया और उसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, ये आपका वाटर है। तो आप जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जब अल्फा फॉर्म जो है वो सॉल्यूशन में आपने नहीं डाला था तो उसकी जो रोटेशन होती है वो 112 डिग्री होती है, और जब बीटा फॉर्म है उसकी जो रोटेशन है वो आपकी 19 डिग्री होती है। तो ये आपको पहले से पता था, लेकिन जब आपने डाला इसे तो वहाँ पर आपका क्या होगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो इक्विलिब्रियम आपका सेटअप हो जाता है, और आपको जो म्यूटा रोटेशन सेट होती है वो आपकी 52.7 डिग्री पे होती है। तो यानी इन दोनों का जो है इंटरमिक्सिंग हुआ और जो है आपको जो रोटेशन आई वो आपकी 52.7 डिग्री पे आई है। तो एक्वस सॉल्यूशन में इंटरमिक्सिंग हो गया है और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो ये आपका 52.7 पे आ जाता है। तो इन दोनों की जो रोटेशन है वो आपकी जो है इस डिग्री पर आके सेट हो जाती है। और अगर आपसे कोई ग्लूकोज की रोटेशन पूछता है
तो आप उसे 52.7 ही बताते हैं, आप उसे 112 या 19 नहीं बताते हैं, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है तो वो 52.7 पर आके आपकी जो है वो रुक जाती है जो रोटेशन है। तो इसी इंटरमिक्सिंग को जो है हमने म्यूटा रोटेशन बोला है कि ये जो है आपका एक्वस सॉल्यूशन में, अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो 112 डिग्री जो है अल्फा डी ग्लूकोज का था स्पेसिफिक रोटेशन, और बीटा का आपका 19 लिखा है, 18.7 लेके चले हैं हम यहाँ पर, तो 52.7 जो आपका वो आ जाता है। तो बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बीटा फॉर्म जो है वो डोमिनेंट रहती है क्योंकि वो स्टेबल ज़्यादा है, और यहाँ पर अल्फा फॉर्म जो है वो कम स्टेबल है। तो आपको यहाँ पर ये पहले ही जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूटा रोटेशन, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मूव करेंगे डाइसेक्राइड्स की तरफ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।